नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ नई 10 करंट अफेयर की खबरों के साथ, जिसमें हम जानेंगे उनसे जुड़े मुद्दे और करंट जी के दोनों को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आप सभी के लिए। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में हो दम तो मंजिलें भी चुका करती है। दोस्तों, कामयाबी इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि आपके इरादे कितने मजबूत हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं। यह बात भी कुछ मायने नहीं रखती। आपका दिमाग कितना तेज है, यह भी बिल्कुल मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ वो भूख जो आपको कामयाबी की ओर खींचती है। जितनी आप अपने अंदर भूख पैदा करेंगे, उतने ही आपकी कामयाब होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों, अपनी भूख को बनाए रखिए और बढ़ते रहिए कामयाबी की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हाल ही में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में कितनी भाषाओं के लेखकों को सम्मानित किया गया है? दोस्तों, अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, ये एक संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में जिसकी स्थापना हुई। और इसने पहली बार साहित्य पुरस्कार कब दिए? तो पहली बार साहित्य पुरस्कार 1955 में दिए गए। 1955 में पहली बार साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा हुई और जिसमें साहित्यिक पुरस्कारों को नामांकित किया गया। ठीक है, तो इस बार हमारे यहाँ क्या था, 14 नवंबर को क्या होता है, हम मनाते हैं बाल दिवस। बाल दिवस हम मनाते हैं कब? 14 नवंबर को। तो इस दिन 14 नवंबर 2025 को हमने घोषणा की है किसकी? तो राष्ट्रीय जो बाल साहित्यिक पुरस्कार हैं उनकी। तो किसकी? साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार की हमने घोषणा की है। ठीक है, इनकी घोषणा की गई। अब इनकी जो घोषणा की गई वो कहां से की गई है? तो ये की गई है त्रिवेणी, जो घोषणा हुई है। तो वो समारोह कहां पर हुआ? समारोह जो त्रिवेणी भवन है, त्रिवेणी भवन नई दिल्ली में इसका समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजन किया गया। अगर बात करूं इसकी अध्यक्षता कितने की है, तो जो इसकी अध्यक्ष रही हैं, इस समारोह की जो अध्यक्षता करने वाले थे वो थे हमारे माधव कौशिक। माधव कौशिक जी ने इसकी अध्यक्षता की है। अब आप पूछेंगे कि माधव कौशिक कौन है? तो ये जो हमारी साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन? तो ये कौशिक जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की है, जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर बात करूं कि इस बार जो मुख्य अतिथि यानी जो चीफ गेस्ट इसमें रहे वो कौन थे? तो वो रही उषा वर्मा जी। कौन रही है? तो यहाँ पर वर्षा दास जी, वर्षा दास जी इसकी मुख्य अतिथि रही है। अब ये वर्षा दास जी कौन है? तो ये एक लेखिका है। लेखिका हैं, कहाँ की हैं? तो ये गुजरात की एक लेखिका हैं और काफी प्रसिद्ध लेखिका हैं, जिन्होंने इसके मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर बुलाया गया। अब जो ये साहित्य अकादमी है, इस पुरस्कार के लिए इनामी राशि क्या देती है? इनामी राशि इसमें क्या मिलेगी? तो इसमें एक तो 50,000 रुपए आपको कैश मिलेंगे या चेक से मिलेंगे, 50,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही एक ताम्र पत्र मिलेगा। ताम्रपत्र मतलब एक कांसे का पत्र मिलेगा जिस पर लिखा होगा कि ये विजेता है और इसने ये बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। अब हमारा क्वेश्चन था, ये तो हो गई इसके बारे में पूरी जानकारी। अब हमारा क्वेश्चन था कि जी कितनी भाषाओं में ये साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है? तो आप हमेशा याद रखेंगे, हमारे यहाँ पर जो साहित्य पुरस्कार मिलते हैं वो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। कितनी भाषाओं में? तो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। ये 24 भाषाएं कौन सी हैं? तो 22 भाषाएं जो हैं वो हमारी जो 8वीं अनुसूची में है। किसमें? 8वीं अनुसूची में लिखी है। अनुसूची में लिखी है। प्लस 2 भाषाएं कौन सी हो गई? तो 2 भाषाएं हैं अंग्रेजी, राजस्थानी प्लस अंग्रेजी।
2 भाषाएं राजस्थानी और अंग्रेजी, और 22 भाषा वही जो हमारी अनुसूची 8 में वर्णित है। ठीक है, अब इसमें से 24 भाषाओं में मिला है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, 24 भाषाएं। अगर बात करूं मैं 8वीं अनुसूची की, 8वीं अनुसूची, तो जब हमारा संविधान बन रहा था, या हमारा संविधान तब बना, तो हमारे यहाँ पर जो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में हमारे यहाँ पर 14 भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद इसमें पहला संविधान संशोधन होता है, और वो कब हुआ, तो 1967 में पहला संविधान संशोधन हुआ, और उसका था 21वां संविधान संशोधन। इसमें पहला संशोधन कब हुआ, तो 1967 में, और जो हमारे संविधान का 21वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। फिर भाषा हो गई, ये थी हमारी 15वीं भाषा। अब 16वीं भाषा, 17वीं भाषा और 18वीं भाषा, यानी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो ये 1992 का समय था, और संविधान संशोधन हुआ इसमें, कौन सा, तो 71वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और इसमें कौन सी जोड़ी गई, तो यहाँ पर आप 3 नाम याद रखेंगे, नमक नेपाली, मैं से मणिपुरी, और कै से कोंकणी। तो इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई, और वो कौन सी थी, वो 4 भाषाएं थी 19, 20, 21 और 22। ठीक है, ये कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई 2003 में, और संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अब वो 4 भाषाएं कौन सी थी, तो वो मैथिली, संथाली, डोंगरी, मैथिली, संथाली, डोंगरी, और एक भाषा और थी, एक भाषा भी मैं मिस कर गया। ठीक है, वो हम इधर रख लेंगे। साथ ही 2011 में एक और संविधान संशोधन हुआ, और जिसमें उड़ीसी भाषा को उड़िया कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उड़िया कर दिया गया। तो ये था हमारा संविधान से जो जुड़ा हुआ इसमें पार्ट था, वो हमने आपको बता दिया। अब बात करें हम पिछले कुछ साहित्यिक पुरस्कारों की। पहले इस बार के साहित्यिक पुरस्कार देख लेते हैं कौन कौन से हैं, किस किस को मिले हैं। तो 24 भाषाओं में मिले हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो ये रही आपके यहाँ पर पूरी लिस्ट आपकी ये रही, जिसमें से आपको मेन कौन सा याद करना है, तो हिंदी भाषा में 1/12 और सुशील शुक्ला जी को मिला है। तो हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है, सुशील शुक्ला जी को मिला है, 1/12 के लिए इनको मिला है। साथ ही आप इंग्लिश का भी याद रखेंगे, और इंग्लिश का अंग्रेजी का ये रहा, तो दक्षिण भारतीय मिथिक और दंत कथाएं जो हैं, उनके लिए नितिन कसुलप्पा MP को ये अंग्रेजी भाषा में मिला है। अगर मैं बात करूं कि हाल ही में 2024 में 2025 में अभी हमें क्या मिला है, कि एक युवा साहित्यिक पुरस्कार मिला है। यानी युवा साहित्यिक पुरस्कार किसको मिला है हिंदी में, तो हिंदी का युवा, ये कौन सा था, बाल, लेकिन युवा साहित्यिक पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार मिला है पार्वती जी को। किसको, तो पार्वती जी को युवा साहित्यिक पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसके लिए, तो यह पार्वती तिर्की जी, और इनको फिर उगना के लिए मिला है। किसके लिए, तो फिर उगना के लिए ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि 2024 के, जो आगे आने में 2025 की घोषणा होगी, लेकिन अभी हमें 2024 का हिंदी का साहित्यिक पुरस्कार देखो, ये है हमारा बाल साहित्य पुरस्कार, ये है युवा साहित्य पुरस्कार, और ये है साहित्यिक पुरस्कार। साहित्यिक पुरस्कार किसको मिला है, तो ये हमारा गगन गिल को मिला था। अंग्रेजी में किसे मिला था, तो अंग्रेजी के लिए ये मिला था ईस्टर्न किर्को ये पुरस्कार मिला था। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुरस्कार कहां पर मिला है, तो ये ठीक है। अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चन। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में हमारी रैंक कितनी थी, तो हमारी रैंक यहाँ पर
10 रही है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में, यानी हमारे यहाँ पर लोगों में कितना स्किल है, तो इसमें हम 25वें स्थान पर हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम 85वें स्थान पर हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा है, तो ग्लोबल फायर पावर में हमारा स्थान चौथा है। चलिए, हाल ही में उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को 2025-26 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? दोस्तों, हमारे यहाँ पर विश्व में एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क, और डेनमार्क की एक संस्था है जिस संस्था को हम जानते हैं किस नाम से, तो उस संस्था को हम जानते हैं फेडरेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके नाम से हम जानते हैं। ये क्या करती है, ये अगर कोई बीच बहुत साफ है, बहुत अच्छा है, जो समुद्री जो कानून है उनका भी क्या करता है, पालन करता है, वहां पे साफ सफाई कैसी है, या वहां पे जो यात्री घूमने आते हैं उनकी सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, उसके आधार पर कुछ सर्टिफिकेट वहां के बीचों को देता है, और उस सर्टिफिकेट का नाम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ये पुरस्कार, ये सर्टिफिकेट देता है। और अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी इसने भारत के 13 तटों को ये पुरस्कार दिया है, या ये सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, तो कितनों को मिला है, 13 भारतीय तटों को मिला है। इसमें से 12 को तो पूर्ण रूप से मिला है, प्लस एक जो पुद्दुचेरी का है। कहाँ का है, तो पुद्दुचेरी का एक द्वीप है जिसका नाम है ईडन द्वीप या ईडन तट, उसको शर्त पे मिला है कि आप ये काम कर लेंगे तो आपको भी ये ब्लू सर्टिफिकेट जारी रहेगा, ऐसा मिला है। अब इन 12 में से जो हमारा उड़ीसा है उसके 2 तट हैं, उड़ीसा के 2 तट हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, उड़ीसा के किन 2 तटों को मिला है, तो इसमें से एक तट है सोनापुर, ठीक है, और दूसरा तट है इनका पुरी गोल्डन बीच। इन दोनों को ये प्रमाण पत्र मिला है। अब इनकी क्या खास बात है, तो ये सोनपुरा है, इसने ये लगातार तीसरी बार मिला है, ठीक है, तो इसको लगातार तीसरी बार मिला है। वहीं पुरी गोल्डन को यह 7वीं बार मिला है, लगातार नहीं है लेकिन 7वीं बार है, और इसको लगातार है, यानी लगातार 3 बार ये पुरस्कार इसको मिल चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये है हमारे दोनों बीच जिनको ये प्रमाण पत्र मिला है, किसके आधार पर, कि यहाँ पर साफ सफाई कैसी है, कानून का कैसे यहाँ पर पालन होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, इस आधार पर ये प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, उड़ीसा की। चलिए, उड़ीसा को एक नजर में पूरा हम पढ़ लेते हैं। तो उड़ीसा कहां पर है, तो ये है हमारा उड़ीसा। अगर बात करें उड़ीसा की सीमाएं किससे लगती हैं, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल से लग रही है, इधर झारखंड से लग रही है, इधर छत्तीसगढ़ से लग रही है, और इधर आंध्र प्रदेश से लग रही है। तो कितने राज्य हो गए, 4 इसके पड़ोसी राज्य हो गए। बात करें उड़ीसा की राजधानी की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। ठीक है, राजधानी क्या हुई इसकी, तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी हो गई। ठीक, अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल, यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो श्री हरि बाबू यहाँ के राज्यपाल हैं। हरि बाबू क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर बात करें यहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन चरण मांझी यहाँ के क्या हैं, तो यहाँ के ये हो गए सीएम। ठीक है, अब बात करें यहाँ के क्या, कि यहाँ का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, नहीं सॉरी, हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो कटक यहाँ का हाई कोर्ट है। कटक को आप और
कई नामों जगहों से भी जानते हैं। कटक को क्यों पहचानते हैं हम? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और ये कटक किसके किनारे स्थित है? तो कटक जो है ये महानदी के किनारे स्थित है, ठीक है। महानदी के किनारे स्थित है। और महानदी जो भारत में चावल उत्पादन के लिए जानी जाती है। और महानदी के जो पास का क्षेत्र है, इसके जो पास का क्षेत्र है, इसको भारत में चावल का कटोरा कहते हैं। चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। महानदी कहाँ मुहाना बनाती है? तो महानदी बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। यानी ये अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? तो डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। और जहां पर ये डेल्टा बनाती है, इसके मुहाने पर एक शहर है जिसका नाम है पारादीप। पारादीप। और ये क्या है? एक बंदरगाह शहर है। बंदरगाह का शहर है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अनुसंधान केंद्र वो मनीला। और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी मनीला में ये चावल अनुसंधान केंद्र है। तो ये हुई पूरी किसके बात? महानदी की। महानदी में एक बात और बात याद रखेंगे, महानदी पर एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध। इसकी लंबाई कितनी है? तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। तो ये पूरी बात होगी महानदी के बारे में, ठीक है। अब बात करें यहाँ के त्योहार कौन कौन से हैं। तो त्योहार यहाँ पर लिख देते हैं। त्योहार आपको तो नोट ही करने हैं ना। तो त्योहार इधर एक है नुआ खाई। नुआ खाई का मतलब होता है ये नई फसल के लिए, यानी नया चावल के लिए मनाया जाने वाला त्योहार नुआ खाई। एक है कोणार्क महोत्सव। कोणार्क महोत्सव। एक है धनु यात्रा। धनु यात्रा, ठीक है। और एक जो त्योहार है यहाँ पर मनाया जाता है उसका नाम है लंका पोड़ी। लंका पोड़ी, ठीक है। चलिए ये वाला मिटा ही देते हैं, ठीक है। अब बात करो ये कोणार्क महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर में। कोणार्क सूर्य मंदिर तो आपको याद ही होगा। कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। इसको हम किस नाम से, अन्य नाम से जानते हैं? ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। अब ये सूर्य का कोणार्क मंदिर है, कोणार्क टेम्पल है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो बात करें इसका निर्माण, तो इसका निर्माण कराया था हमारे गंग वंश के शासक। गंग वंश के शासक, और जिनका नाम क्या था? नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह देव फर्स्ट द्वारा इनका निर्माण कराया गया। कब कराया गया? तो लगभग 1250 ईस्वी में इनका निर्माण कराया गया। बात करें ये धनु यात्रा की, तो ये धनु यात्रा मामा कंस की कहानी पर आधारित है। कृष्ण और मामा कंस की कहानी पर आधारित है। कहानी पर आधारित, ठीक है। ये हुआ। अब रह गए यहाँ के क्या? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर प्रमुखतः 3 राष्ट्रीय उद्यान मिलते हैं जिनका मैंने नाम आपको कई बार लिखाया जा चुका है। कौन कौन से? मुख्यतः 2। एक है सिमलीपाल और दूसरा है भीतरकनिका। भीतरकनिका। तो 2 यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर एक झील है जिसका नाम है चिल्का। चिल्का झील। और ये भारत की सबसे बड़ी लगून झील है। लगून झील कौन सी होती है? तो लगून झील वो है जिसमें समुद्र का पानी आता और जाता रहता है। मान लो यहां पर एक झील है, ये मान लो, तो जैसे समुद्र की लहर आएंगी तो उछल के इसमें चली जाएंगी, यानी समुद्र से मिली हुई झील को हम लगून झील कहते हैं। इतना याद रखिए। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? यानी हम किससे, आतंकवाद से कितने प्रभावित हैं, इसमें हम 14वें स्थान पर आते हैं।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, यानी कितना हम इनोवेट कर देते हैं, इसमें हमारी रैंक कितनी है, 39 है। ग्लोबल हंगर भुखमरी में हम कौन से स्थान पर हैं, तो भुखमरी में हम 105वें स्थान पर हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा है, तो इसमें हम 39वें स्थान पर हैं। चलिए, हाल ही में कितनी गहराई पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहा है? कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये इनके मंत्री हैं। अब इन्होंने घोषणा की है, क्या घोषणा की है, इन्होंने घोषणा की है कि भारत 2047 तक समुद्र के 6000 मीटर नीचे क्या करेगा, एक प्रयोगशाला बना देगा। कहां पर, समुद्र के 6000 मीटर नीचे जाकर हम एक प्रयोगशाला बना देंगे। क्यों बना देंगे, क्योंकि हमने क्या किया था 2021 में यही हमारा मंत्रालय था, और इस मंत्रालय ने घोषणा की थी कि हम जो है समुद्र के 6000 मीटर तक एक यान भेजेंगे। कहां पर, 6000 मीटर नीचे एक यान भेजेंगे, और उस यान का नाम होगा मत्स्य यान 6000, ये इसका नाम होगा, और समुद्र की 6000 मीटर की गहराई पर हम भेजेंगे, ये जानने के लिए कि भारतीय हिंद महासागर में क्या क्या चीज उपस्थित हैं जिनकी खोज की जा सकती है, या ऐसी कौन सी धातु हैं जिनको वहां से निकालकर हम अपने देश के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या भेजा था, मत्स्ययान 6000 भेजा था। लेकिन अब भारत ने सोचा है कि बार बार आने जाने में जो समय लगेगा खराब होगा, इससे अच्छा कि भारत नीचे ही समुद्र के नीचे एक प्रयोगशाला का निर्माण कर दे। तो इसके लिए अब घोषणा हुई है कि 2047 तक हम समुद्र के नीचे एक 6000 मीटर की गहराई पर एक प्रयोगशाला स्थापित कर देंगे। और अगर मैं अब वर्तमान में बताऊं कि वर्तमान में विश्व में एकमात्र प्रयोगशाला है जिसका नाम है वर्तमान में एक्वेरियस रीफ नाम से एक प्रयोगशाला है, जो किसकी है, तो वो यूएस की है। और ये मात्र कितने मीटर नीचे है, तो ये मात्र 19 मीटर नीचे समुद्र में स्थित है। तो विश्व की एकमात्र प्रयोगशाला है जो 19 मीटर नीचे स्थित है, यानी भारत ऐसा पहला देश बनेगा जो इतनी गहराई पर एक प्रयोगशाला की क्या करेगा, निर्माण करने जा रहा है। और कब तक कर रहा है, तो 1947 तक इसका निर्माण हम कर देंगे, वो सॉरी 2047 तक हम इसका निर्माण कर देंगे, भारत ने ऐसा लक्ष्य रखा है। अगर बात करूं, ये जो हमारा मिशन था मत्स्ययान मिशन, या इसको हम कहते हैं समुद्रयान मिशन, इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा 7 सितंबर 2021 को इसकी घोषणा हुई थी। कभी आपसे पूछ ले कि समुद्रयान मिशन कब घोषित हुआ, तो 7 सितंबर 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। 6000 मीटर नीचे तक एक पनडुब्बी में हम नीचे बैठ के जाने वाले थे, जहां उसकी खोज करते। ठीक है, तो भारत ने अभी क्या किया है, ये घोषित कर दिया है। अगर भारत के लक्ष्यों की ओर बात करें, तो भारत का जो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन जो हमारा अंतरिक्ष में जाएगा, मत्स्ययान मिशन जो हमारा समुद्र में जाएगा। ठीक है, गगनयान मिशन कब तक भेजने वाले हैं हम, 2027 तक भेजने वाले हैं। अंतरिक्ष की स्थापना कब से करने वाले हैं, अंतरिक्ष में जो हमारा अंतरिक्ष स्टेशन है उसकी स्थापना करने वाले हैं, कब तक, तो 2035 तक हम इसकी स्थापना करने वाले हैं। चांद पर मानव को उतारेंगे, चांद पर मानव को हम कब उतारेंगे, तो 2047 तक उतारेंगे। बात करें भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का है, तो हमारा 2047 तक का है। विकसित भारत का लक्ष्य कब का है, तो विकसित भारत बनने का लक्ष्य भी हमारा 2047 तक का है। ठीक है, तो ये हमारा भारत ने जो लक्ष्य रखे हैं वो सारे मैंने आपको लिखवा दिए।
तो ये ऐसी होगी हमारी प्रयोगशाला, देख सकते हैं आप। ठीक है, समुद्र में गहराई पर। चलिए, अब हम समुद्र में आ ही गए हैं, तो एक बार हिंद महासागर को हम देख लेते हैं, या तीनों महासागर को एक बार हम देख लेते हैं। देखो, ये जो आपको एस की आकृति का दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? तो ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। आप अगर आपसे कोई इसकी आकृति पूछे तो कैसी है? एस आकार की आकृति है। अगर ये आपको त्रिभुजाकार जो आकृति दिख रही है, ये कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक है, अब आपको इधर जो है ये अंडे के आकार का, आधा अंडा किधर बनेगा? इधर बनेगा, और आधा अंडा किधर बनेगा? इधर बनेगा। ठीक है, अगर मैं ग्लोब को मिला दूं तो पूरा अंडा बन जाएगा। ये कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आकार की दृष्टि से प्रशांत, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा हिंद, उससे छोटा ये वाला नीचे वाला अंटार्कटिका, और उससे छोटा ये ऊपर वाला आर्कटिक। तो ये 5 महासागर हैं जो मैंने आपको आकार की दृष्टि से लिखवा दिए। अब जो ये प्रशांत महासागर है, इसे हम बोलते हैं सिकुड़ता हुआ महासागर। सिकुड़ता हुआ महासागर, क्योंकि ये अपने आकार में छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो ये सिकुड़ता हुआ हो गया। बात करें अगर इसमें प्रशांत महासागर में, एक यहाँ पर द्वीप है, ये द्वीप है प्रशांत महासागर में, आपको दिख रहा हो, इसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। और ये क्या है? प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है प्रशांत महासागर का पपुआ न्यू गिनी। अगर बात करूं, यहाँ पर एक गर्त है, फिलीपींस के पास एक गहरा गड्ढा है जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है, और इसका नाम है मरियाना गर्त। मरियाना गर्त, या इसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं, चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। और इसकी गहराई कितनी है? तो लगभग 11,000 मीटर इसकी गहराई है। कितनी है? 11,000 मीटर इसकी गहराई है, यानी एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा बिंदु है, और दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है ये। ठीक है, तो ये हुआ हमारा किसके बारे में? तो ये जानकारी हुई और प्रशांत महासागर के बारे में। अगर मैं बात करूं प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है, तो औसत गहराई अगर आपसे पूछ ले तो इसकी औसत गहराई 4,000 मीटर है। यानी सबसे गहरा महाद्वीप महासागर कौन सा है? तो हमारा प्रशांत महासागर। अब हम अटलांटिक महासागर के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, अगर बात करूं इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, और इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? तो ये हो गया इसका सबसे बड़ा द्वीप, ये, और इसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। इसका सबसे बड़ा द्वीप, और इसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इसका सबसे बड़ा द्वीप हो गया। ठीक है, यहां पर आपको, अगर मैं इसे मिटा दूं, तो यहां पर आपको मिलेगा एक बरमूडा ट्रायंगल। क्या है? बरमूडा, जहां आपने सुना होगा सारे जहाज डूब जाते हैं, बरमूडा त्रिकोण। और यहां पर एक सागर मिलता है, ये लहरों के बीच में एक सागर है जिसका नाम है सारगैसो सागर। ठीक है, ये सारगैसो सागर कैसा है? ये समुद्र में एक टापू की तरह का स्थान है, यहाँ का पानी क्या है? स्थिर है। ठीक है, और बहुत खारा भी है पानी ना मिलने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सारगैसो सागर कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगर यहाँ का सबसे गहरा बिंदु कौन सा पूछे, तो यहाँ का सबसे गहरा बिंदु है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको यहाँ का सबसे गहरा बिंदु है। अगर बात करें, यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कटक। कटक क्या होती है? जैसे ही दो प्लेटें आपस में दूर जाती हैं, अब मैंने क्या बताया आपको, प्रशांत महासागर सिकुड़ता हुआ है, यानी ये अफ्रीकन वो अमेरिकन प्लेट दोनों है, दक्षिण अमेरिका की और नॉर्थ अमेरिका की प्लेट क्या हो रही है? ये खिसक रही है, सिकुड़ता हुआ है ना, तो इधर की ओर चल रही है। जब ये इधर की ओर चलेगी, और तो यहां से क्या खुलेगा? प्लेटें दूर होंगी, और जैसे प्लेटें दूर होती हैं तो वहां से नीचे से लावा निकलता है, और लावा संरचना बनाता है। कैसी? तो उसको हम कटक बोलते हैं, यानी समुद्र के नीचे पहाड़ी नुमा संरचना कटक कहलाती है। अब यहां से ये कटक इतनी लंबी है, यहाँ कितनी है? ऐसे कटक है यहाँ पर,
ये पूरी पहाड़ी नुमा संरचना है यहाँ तक। तो ये क्या है, दुनिया की सबसे लंबी संरचना है, या सबसे लंबी पहाड़ी है। अगर पृथ्वी पर सबसे लंबी पहाड़ी पूछे तो कौन सी बताएंगे आप? मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। जैसे सबसे लंबी महाद्वीप पर कौन सी है, यानी जो पृथ्वी पर स्थित है, जहां पर लोग रहते हैं, पानी में नहीं, पृथ्वी के ऊपर जो स्थित है वो है हिमालय। हिमालय सबसे लंबी क्या है, पर्वतमाला है। लेकिन समुद्र के अंदर या पूरी पृथ्वी पर उपस्थित कौन सी है, तो वो है मध्य अटलांटिक कटक। और इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग 16,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, कितनी लंबाई है, 16,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये पूरी जानकारी हो गई किसके बारे में, तो अटलांटिक महासागर के बारे में। अब ये त्रिकोण वाला और हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अगर बात करूं इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो कौन सा है, मेडागास्कर। मेडागास्कर इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसका सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो इसका सबसे गहरा बिंदु है सुंडागर्थ। कौन सा, सुंडागर्थ। और ये कहां पर है, तो ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो इसके बारे में आप यही याद रखेंगे। ठीक है, इसके यही याद आपको रखने वाली चीजें हैं। चलिए, तो आज आपने महासागर भी पढ़ लिया। शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा है, तो शांति तो हम कभी बनाते नहीं, इसलिए हम 116 के नंबर पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी हमारे यहाँ जो पत्रकारिता है वो कितनी स्वतंत्र है, इसमें हम 162वें स्थान पर हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे यहाँ की हवा कितनी शुद्ध है, शुद्ध तो हवा हम होने ही नहीं दे सकते, तीसरे स्थान पर है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी हम बौद्धिक क्षमता में किस स्थान पर हैं, तो बौद्धिक क्षमता में हम सिर्फ चुटकुले बनाते हैं, गपशप करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, इसलिए हम 42वें स्थान पर हैं। हाल ही में भारत ने विश्व की किस स्थान पर सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है? देखिए, हमारा जो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौन सा, प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इसके मंत्री अभी मैंने आपको बताया कौन थे, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके वर्तमान मंत्री हैं। और इन्होंने अभी घोषणा की है, ये भी घोषणा करते ही रहते हैं, एक घोषणा और कर दी। इनका क्या है, इनको थोड़ी ना याद करना है, याद तो हमें करना है। इन्होंने घोषणा कर दी कि भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा, कौन सा, छठा सबसे बड़ा क्या बना है, पेटेंट फाइलर बना है, पेटेंट फाइलर बना है। अब सबसे पहले तो हम जानते हैं ये पेटेंट फाइलर होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं पेटेंट। ठीक है, पेटेंट होता क्या है, पेटेंट होता है कि आपने अपना दिमाग लगाकर, जो आपके पास है नहीं फिर भी लगा लो, कि आपने अपना दिमाग लगाया और एक चीज बना दी। ठीक है ना, अगर वो चीज आपने बना दी, कोई और उसको ना उपयोग कर ले या उसकी नकल ना कर ले, मान लो अपना भाई था एक जोगिंदर और इधर भाई था एक सोगिंदर। अब जोगिंदर भाई ने एक्स नाम की कोई वस्तु बना दी, जोगिंदर भाई ने एक्स नाम की वस्तु बना दी, और ये सोगिंदर भाई पड़ोसी एकदम देख रहे हैं रोज, अरे जोगिंदर क्या बना रहा है। जैसे ही जोगिंदर भाई ने ये बनाया, इन्होंने ऐसी ही कॉपी मार के x2 बना दी। इन्होंने इसे दिखाई कि यार ये देख मैंने बना लिया, बाकी इन्होंने क्या करे, इसकी कॉपी मार के x2 बना दी। तो ये प्रक्रिया ना हो इसके लिए ये जोगिंदर भाई क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जाके पेटेंट फाइल कर देंगे। क्या करेंगे, पेटेंट फाइल कर देंगे और बोलेंगे भैया ऐसा है, अब हमारे पास है पेटेंट, आप इसकी कॉपी नहीं बना सकते। ठीक है, बाकी ये नियम हर देश में अलग अलग होते हैं, लेकिन पेटेंट की प्रक्रिया क्या है ये मैंने आपको बता दी है। तो इसको फाइल करने में, यानी पेटेंट का मतलब क्या हुआ, पेटेंट कब फाइल करेगा, जब कुछ आदमी नया खोज करेगा। और इस खोज के मामले में हम कौन से स्थान पर हैं, छठे स्थान पर अभी हम आ गए हैं। और जो भारत में पेटेंट फाइल हुए हैं, और पेटेंट को फाइल करना यानी पेटेंट की मांग करना जाके, तो पेटेंट फाइलर हो गया। अभी 64,000 हमने पेटेंट फाइल किए हैं, पेटेंट फाइल किए हैं।
और इन 64,000 में से जो 55% फाइल हैं वो भारतीय निवासियों द्वारा, यानी भारत में जो रहने वाले हैं 55% इनके द्वारा फाइल किए गए हैं। यानी कोई विदेशी आके पेटेंट फाइल कर दे भारत में तो वो 45% है। 55% यानी भारतीय भी अपना दिमाग अब लगाने लगे हैं नई चीज को खोजने में। बराबर। तो अब इसके बाद जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जो हमारा नवाचार इंडेक्स है, नवाचार इंडेक्स, या ये जो हमारा खोजने की जो शक्ति है उसमें भारत कौन सा है, तो भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, क्या बोलते हैं हम इसको, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक अब कितनी हो गई है, तो 38 हो गई है, ऐसा प्रशांत इनका जितेंद्र जी का कहना है। ठीक, तो ये बात हो गई पूरी किसके बारे में, फाइलिंग के बारे में। ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि ये जो पेटेंट फाइल का अधिनियम है ये कब आया, और पेटेंट फाइल और मैंने आपको बताया था एक जीआई टैग में क्या अंतर है। ठीक है, तो जो हमारा भारतीय पेटेंट अधिनियम, अधिनियम कब से आया, तो ये 1970 का अधिनियम है। और पेटेंट कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो पेटेंट 20 सालों के लिए दिया जाता है। ठीक है, पेटेंट कितने सालों के लिए होता है, तो पेटेंट 20 सालों के लिए होता है। और ये लागू कब से हुआ, तो ये 1972 में लागू हुआ। ऐसे ही आपको मैंने जीआई टैग भी बताया था। जीआई टैग का मतलब है भौगोलिक संकेतक। इसका मतलब है कि फलाने स्थान पर फलानी चीज बहुत अच्छी बनती है। जैसे मान लिया कि मैं यहाँ पर गुड़ बनाने लगूं और मेरठ जिले का गुड़ क्या हो, भारत में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए कि वहां का गुड़ फेमस है, तो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए जीआई टैग का प्रयोग किया जाता है। और जीआई टैग का जो अधिनियम है वो कब का है, 1999 का है। 2003 में लागू हुआ था। और पहली बार 2004 में किसे मिला था, तो ये दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको, दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004 में। कितने सालों के लिए, तो ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। 10 सालों के लिए दिया जाता है। अगर आप पूछे पेटेंट 20 सालों के लिए और जीआई टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो भारत की मैंने आपको ये बता दी कितनी, तो छठे स्थान पर हम आ गए हैं। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, सॉफ्ट पावर का कि किसकी संस्कृति को विदेशी देश कितना अपना रहे हैं। जैसे आप पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, क्या है, पश्चिमी सभ्यता है। पश्चिमी सभ्यता को भारत ने अपना लिया। कोट पैंट पहन लिए, भारत ने अपना लिया। लेकिन भारत की संस्कृति को कुर्ता पजामा कितने लोग पहन रहे हैं, हमारे दाल चावल कितने लोग खा रहे हैं, इसके हिसाब से किया जाता है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। और इसमें हम कौन से स्थान पर हैं, तो हम इसमें 29वें स्थान पर हैं। मानव विकास सूचकांक में हम कौन से स्थान पर हैं, तो 134। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कौन से स्थान पर हैं, 134। लैंगिक समानता सूचकांक में हमारा, लैंगिक असमानता सूचकांक, असमानता सूचकांक में हमारी रैंक कितनी है, तो 108 हमारी रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी हम खुश कितने रहते हैं, खुश तो अपन बहुत रहते हैं, कुछ हो ना हो खुश बहुत है। हाल ही में अमेरिकी सरकारी शटडाउन कितने दिनों तक चला था। देखिए, हमारे जो दद्दा ट्रंप हैं, जोगिंदर भाई, उन्होंने क्या किया, यहां पर एक बिल पास करने के लिए संसद में भेजा। किसके लिए, जब तक हमारे इनका क्या होता है, बजट नहीं आता, बजट नहीं आता तब तक कार्य चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और पैसे लेने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक स्थायी अस्थायी यानी टेम्परेरी तौर पर एक फंडिंग बिल पेश किया। टेम्परेरी फंडिंग फंडिंग बिल इन्होंने पेश किया, कहां पर, यूएसए की संसद में। और यूएसए की संसद को हम किस नाम से जानते हैं, तो यूएसए की संसद को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। हमारे वाली कांग्रेस नहीं, यूएसए की संसद को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और इसके दो सदन होते हैं, एक लोअर हाउस और एक सीनेट। ठीक है, सीनेट। अब जो ये लोअर हाउस है, जहां पर सरकार बनती है, यहाँ पर तो ट्रंप का पूरा समर्थन था, तो यहां से तो ये बिल पास हो गया। लेकिन सीनेट में क्या है कि 50 राज्य हैं। अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं। और हर राज्य से 2 सीनेट आते हैं, यानी 100 सीटें हैं। और ये बिल पास कराने के लिए 60 सीटें
सदस्यों की आवश्यकता थी, लेकिन 60 सदस्य उन्हें नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जो अमेरिका में दो पार्टी हैं, एक से ट्रंप आते हैं। ट्रंप कौन सी पार्टी से हैं? तो ये रिपब्लिकन से हैं। और जो बराक ओबामा थे, बराक, वो किससे थे? तो वो थे हमारे डेमोक्रेट से। अब इन्होंने एक बार एक बिल पेश किया था, और वो था जो हमारा, जो इनकी दवाइयां हैं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके लिए बिल। अब उन स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रंप क्या काटना चाहते थे, इस पर जो डेमोक्रेट हैं इन्होंने कहा कि या तो इसे पास करो, नहीं तो हम आपका बिल पास नहीं होने देंगे। और जब बिल पास नहीं होने देंगे तो ये रुक गया। और जब ये रुक गया तो वहां की जो सरकारी संस्थाएं थी उनको क्या था, पैसा नहीं दिया जा रहा था, यानी तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। इसके लिए वहां पर शट डाउन हो गया था। अभी क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हम जो इनका हेल्थ फंड था उसको जारी रखेंगे। तो इन्होंने भी इसे समर्थन दे दिया। 8 लोगों ने कहा चलो भाई हम समर्थन देते हैं, लेकिन तब तक ये बजट पास नहीं होता और तब तक इसको परमानेंट घोषित नहीं किया जाता। तो इसके लिए अभी जो 43 दिन का शटडाउन था वो खत्म हो गया है। ठीक है, ट्रंप की अभी थोड़ी सी इज्जत बच गई है। चलिए बात करते हैं अमेरिका की। तो ये हमारा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, और ऊपर वाला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका में ये पीले वाला देश आपको दिख रहा है, ये क्या है? अमेरिका। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका के बारे में हम पूरी जानकारी एक बार से फिर से दोहरा लेते हैं, याद तो आप सभी को हो ही गया होगा। अमेरिका और ऊपर कौन सा देश है? कनाडा। इनके बीच में सीमा बनती है, उसका नाम है 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, इनके बीच में 5 महान झीलें भी पड़ती हैं, तो इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। ये 5 महान झीलें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले इनकी सीमा पर जो झील पड़ती है उसका नाम है सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ओंटारियो, फिर इरी, और फिर ह्यूरॉन है, और ओंटारियो यहां पर है। ठीक है, अमेरिका की नीचे वाली सीमा किससे लगती है? तो मैक्सिको से। मैक्सिको और अमेरिका के बीच में जो सीमा बनाती है उस नदी का नाम क्या है? तो रियो डी ग्रांडे नदी। अगर बात करें अमेरिका की राजधानी, तो राजधानी इनकी हो गई वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी इनकी राजधानी हो गई। मुद्रा यहाँ की क्या हो गई? करेंसी यहाँ की हो गई डॉलर। ठीक है, यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसौरी। और मिसौरी की सहायक नदी कौन सी है? मिसिसिपी। और ये कैसा? तो ये पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है, पक्षी के पंजे के आकार का, ये के आकार का डेल्टा बनाने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी है। यहाँ का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी हो गई यहाँ पर माउंट डेनाली। और ये माउंट डेनाली कहाँ पर स्थित है? तो ये एक इसका राज्य है जिसका नाम है अलास्का। तो कहाँ पर है? अलास्का में स्थित है। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला, उसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, और अब बात करें यहाँ की सबसे निचला बिंदु, वो क्या है? तो वो है मृत घाटी। और ये किसका हिस्सा है? तो मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। ठीक है, कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर 50 राज्य हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। चलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में हम कौन से स्थान पर हैं? तो हम 29वें स्थान पर हैं। विधि का शासन यानी हमारे यहाँ कानून का शासन है, इसमें हम कौन से स्थान पर हैं? तो 134वें स्थान पर हैं। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है? तो यहाँ पर 93वें स्थान पर है। 93वें स्थान। विधि के शासन सूचकांक में हमारी रैंक क्या है? तो 79 है।
ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स यानी हमारे ऊपर कितनी लाइबिलिटी है, कितना, तो हम 141वें स्थान पर हैं, और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हम 63वें स्थान पर वर्तमान में हैं। चलिए, हाल ही में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने कौन सा वर्ष मना रही है? चलिए, और 25 क्या होगा? जनजातीय गौरव दिवस होगा, जनजातीय गौरव वर्ष। ठीक है, 2024-25 हमारे यहाँ क्या मनाया जाएगा? तो 2024-25 हमारे पर जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये हमारी केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है। क्योंकि 2024-25 में क्या है, जो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा, इनकी 150वीं जयंती है। क्या है? तो इनकी 150वीं जयंती है, और जो इनका जन्म दिवस होता है 15 नवंबर को, 15 नवंबर 1875 में इनकी जन्म हुआ और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 15 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। तो ठीक है, इन्होंने क्या घोषणा की है कि इस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इस बार इनकी 150वीं जयंती है, तो इस बार हमने क्या मनाया? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हमने घोषित कर दिया है, ऐसा हमारी सरकार ने कहा है। अब बात करें इन बिरसा मुंडा जी की, तो इनको हम भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर पैदा हुए? तो ये छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें एक गांव है, और उस गांव का नाम है उलीहतू गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने आंदोलन किए। ठीक है, और जो ऊंच नीच का भेदभाव था, जो टैक्स लिया जाता था, या बाहरी लोगों को अंग्रेज बसा रहे थे जिससे जमीन पर कब्जा कर रहे थे, इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। साथ ही इन्होंने एक बिरसाइट पंथ की भी स्थापना की। क्या की इन्होंने? तो बिरसाइट पंथ की स्थापना। आपसे अगर कोई पूछे बिरसाइट पंथ की स्थापना किसने की, तो बिरसा मुंडा ने की। इन्होंने जो आंदोलन किया उसका नाम क्या था? उल गुलान आंदोलन। ठीक है, वो आंदोलन किया था, और इनको इसी के लिए 1900 में रांची की जेल में फांसी दे दी गई। रांची की जेल में क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। ठीक है, तो इनको हम इस तौर पर मानते हैं। इसीलिए 15 नवंबर को क्या मनाया गया? तो हमने झारखंड को अलग किया। किससे? बिहार से। तो 15 नवंबर 2000 को अलग किया। 15 नवंबर की तारीख क्यों रखी गई? क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण तारीख यहाँ के लोगों के लिए ये है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रही है सरकार? अब इस दिन क्या कर रही है सरकार? 13 जनजातीय जो संग्रहालय हैं उनकी स्थापना कर रही है। इस अवसर पर क्या कर रही है? 13 जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना कर रही है। एक मैंने आपको अभी बताया ही था, अभी मैंने आपको पढ़ाया था वीर नारायण। कहां पर? वीर नारायण रायपुर में। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में क्या था? तो वीर नारायण। ठीक है, ऐसे ही रांची में क्या होगा? बिरसा मुंडा संग्रहालय खोला जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो एमपी का छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा, वहां पर एक बादल सिंह और राजा शंकर, इनके नाम से क्या खोला जाएगा? एक संग्रहालय खोला जाएगा। क्यों खोला जा रहा है? क्योंकि जो जनजातीय लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किए और अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाने में जो अहम भूमिका निभाई, उनको सम्मानित करने के लिए ये खोला जा रहा है। इसके साथ ही कितने राज्य? 13 जनजातीय खोले जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया। तो इन सब जगह ये संग्रहालय खोले जाने की अभी घोषणा की गई है। चलिए, ये बिरसा मुंडा जी एआई से लिया गया फोटो है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? इसके बारे में। बराबर, यहाँ पर ये खोला जाना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स
अगला क्वेश्चन है रिवीजन के, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक 2024 ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जो हमारा IMF है उसके द्वारा की जाती है, और इसने कहा है कि 6.5 की वृद्धि दर से भारत की GDP आगे बढ़ने वाली है। वैश्विक प्रेषण प्रवाह की रिपोर्ट किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक द्वारा खोली जाती है कि भारत में जो बाहर से विदेशों से लोग धन कमा कर भेज रहे हैं, वो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा भेजी जाती है। और ये IMF और वर्ल्ड बैंक इनकी स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड सम्मेलन द्वारा इनकी स्थापना की गई। कब की गई? 1945 में की गई। साथ ही जब 1945 में इनकी स्थापना की गई, कहां पर? तो वॉशिंगटन DC में इनका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक, और इनको क्या कहते हैं? जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। आप मुझे बताएंगे वर्ल्ड बैंक और IMF की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोनों का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियार के आयातक में पहला स्थान रखता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी आवाजाही में हमारा स्थान कौन सा है? तो ये 38वां है। ठीक है, इसमें प्रवाह में भी भारत की रैंक कितनी है? तो फर्स्ट है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 30वें CII पार्टनरशिप समिट 2025 में का उद्घाटन किसने किया है? CII यानी जो हमारा कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस है या कन्फेडरेशन है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप की पार्टनरशिप समिट कहां पर हुई है? तो अभी इसकी 30वीं समिट का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन किसने किया? जो हमारे 16वें क्रम के क्या है? उपराष्ट्रपति हैं, और इनका नाम क्या है? CP राधाकृष्णन जो हमारे 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। 16वें के हैं या 15वें के हैं? 15वें के हैं या 16वें के हैं? तो एक बार चेक कर लेना 15वें के हैं या 16वें के हैं। ठीक है, आपको भी कंफर्म हो जाएगा। और CP राधाकृष्णन इससे पहले किसके राज्यपाल थे? तो ये इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो जो गुजरात के राज्यपाल हैं उनको ही कार्यभार इसका सौंप दिया गया है, आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। इनके स्थान पर आचार्य देवव्रत को सौंप दिया गया है महाराष्ट्र का। पहले CP राधाकृष्णन थे, इनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। और उपराष्ट्रपति क्या होता है? हमारे जो राज्यसभा है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है या सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अब बात करें किसकी? तो ये हुआ कहां पर? विशाखापत्तनम में। बात करें इसकी थीम की, तो थीम इसकी बड़ी लंबी सी है। इसकी थीम है टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रेड। टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रेड। और आगे है कि नए भू आर्थिक क्रम की दिशा निर्देश। क्रम के दिशा निर्देश, ये इसकी थीम हो गई। तो थीम भी कई बार पूछ ली जाती है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो ये हमारे CP राधाकृष्णन जी, आपने शायद नहीं देखा हो तो एक बार इनको भी देख लीजिए। चलिए, ओहो आंध्र प्रदेश, चलिए आंध्र प्रदेश को भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश ये रहा, और किस किस से सीमा साझा करता है? तो नीचे तमिलनाडु जिससे अलग होकर ये बना था, तेलंगाना जो इससे अलग होकर बना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ये ये कर्नाटक है। कर्नाटक, ये है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सीमा साझा करता है। बात करें इसकी राजधानी की, राजधानी इसकी क्या है? तो अमरावती यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के CM जो है वो है चंद्रबाबू नायडू यहाँ के CM है। बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल के हैं
अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें लोकसभा सीटों की, लोकसभा सीटें यहाँ की 25 हैं, राज्यसभा सीट यहाँ की 11 हैं, और विधान परिषद, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो 58 सीट है। विधान परिषद हमारे यहाँ 6 में है। कौन कौन से में? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, 2 राज्य हो गए, 100 और 75। यूपी में 100, यहाँ पर 75, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, यहाँ पर हो गई 58, और तेलंगाना में 40। तो ये 6 राज्य हैं। ठीक है, अगर बात करें विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की 175 सीटें हैं। बराबर, तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1956 को, जो हमारे श्री वेल्लू रामालू पोट्टू थे, उन्होंने लगभग 56 दिन के अनशन के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, तो भाषा के आधार पर तमिलनाडु से अलग होकर पहला राज्य भारत में बना था, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर बात करें यहाँ के नृत्य की, तो नृत्य यहाँ के काफी फेमस हैं। एक है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आप याद रखेंगे, ये यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भी है। बरकथा भी एक यहाँ का नृत्य है, और वीर नाट्यम, वीर नाट्यम, लुम्बड़ी, ये यहाँ के क्या हुए? नृत्य हुए। ठीक है, बोनालू, बोनालू भी है, और कोलट्टम भी है, कोलटम, ये यहाँ के क्या हुए? नृत्य हो गए। बराबर, तो ये आप इसको याद रखेंगे। बात करें यहाँ के नेशनल पार्क, तो श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी और पापी कोंडा, ये यहाँ के 3 नेशनल पार्क हो गए। चलिए, हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जो मरणोपरांत दिया गया है, उनका नाम है जयंत विष्णु। हाल ही में किस देश को आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया है? तो बनाया गया है तिमोर लिस्ते को। आसियान की स्थापना कब हुई थी? स्थापना ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बताएंगे। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? यानी भारत की महिलाओं में पहली महिलाएं हैं जो क्रिकेट इसकी एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है, और उनका नाम है शांता रंगास्वामी। नाम ऐसा है रंगास्वामी, तभी इनको अध्यक्ष बना दिया, नहीं तो नहीं बनाते। हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है टुवालू। चलिए, 8वां क्वेश्चन, हाल ही में गरुड़ 2025 वायु अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो गरुड़ अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। किस किस के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो अभी जो मॉन्टेड्यू मार्शल एयरबेस है, कहाँ का? फ्रांस का, इसमें आयोजित होता है। और कैसा अभ्यास है? तो ये वायु सेना का अभ्यास है। भारत की ओर से कौन कौन गया है? तो भारत की ओर से जो हमारा सुखोई MKI 31 है वो गया है, साथ ही राफेल इसमें हमारा भाग लेने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों हम भाग लेने वाले हैं। बाकी फ्रांस के साथ हम कौन कौन से अभ्यास करते हैं? तो गरुड़, वरुण, शक्ति और फ्रिंजेक्स, ये अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? तो ये हम फ्रांस के साथ करते हैं। चलिए, मैप में एक बार हम क्या देख लेते हैं? तो ये तो हमारी वायुसेना होगी जो जा रही है, साथ ही फ्रांस को हम देख लेते हैं, क्योंकि फ्रांस से ही हमने राफेल लिए हैं, इसलिए राफेल वहां पर गया। ये है फ्रांस। फ्रांस कौन से महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में है। कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में। इसकी ये सीमा इससे मिलती है स्पेन से, स्पेन, और ये होगी फ्रांस। ठीक है, फ्रांस और की राजधानी क्या है? पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस की राजधानी। ठीक है, ये हुआ स्पेन। और स्पेन और जो फ्रांस की जो बाउंड्री है, इस पर एक पर्वत है, इसका नाम है पायरे
नीज पर्वत, और ये जो है प्राकृतिक सीमा बनाता है किसकी, फ्रांस की और स्पेन की। स्पेन जो आइबेरियन प्रायद्वीप पर है, ये कौन से प्रायद्वीप है, आइबेरियन। और ये हो गई इसकी बिस्केक की खाड़ी, बिस्केक की खाड़ी। ठीक है, तो जो यहाँ की एक फ्रांस की सबसे लंबी नदी है लायर नदी, ये कहाँ पर गिरती है, तो बिस्केक की खाड़ी में गिरती है। और पायरिनेज जो पर्वत है ये किसको अलग करता है, तो फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, स्विट्जरलैंड भी है, और स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में जो पर्वत सीमा बनाता है उसका नाम है जूरा पर्वत। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया जर्मनी। जर्मनी में एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। यहाँ पर हो गया वारसेज पर्वत, वारसेज, और ये हो गया ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ये दोनों पर्वत हैं, इनके बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है राइन रिवर, राइन रिवर। और राइन रिवर फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो माउंट ब्लांक होगी। माउंट ब्लांक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो और यह ब्रिटेन को कौन अलग करती है, तो इंग्लिश चैनल इसको अलग करता है। बराबर हो गया। चलिए, हाल ही में भारत और यूरोपियन संघ द्वारा ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास कहां आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया था मानेसर में। समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। हाल ही में नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना की कौन सी उपाधि दी गई, तो लेफ्टिनेंट कर्नल इनको बना दिया गया। हाल ही में 2025-26 में FICCI के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, क्योंकि मैं इनका नाम भूल गया। चलिए, हाल ही में UAE ने पहला डिजिटल दिरहम लेन देन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया है। तो अभी क्या है, UAE भी अपना ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, और किस माध्यम से, तो इन्होंने एम ब्रिज माध्यम से किया है। किस से, एम ब्रिज माध्यम से किया है। चलिए, हाल ही में किस देश ने अपने मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है, पूर्ण दूतावास यानी भारत किसमें, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 है, और सबसे शक्तिशाली देश सिंगापुर है। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा, सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हम कहाँ खोलने वाले हैं, तो हैदराबाद में खोलने वाले हैं। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स कौन बनी है, तो शेरी सिंह बनी है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम सवाल, 2026 FIH हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन कौन से देश मिलकर कर रहे हैं, तो इसकी मेजबानी कर रहे हैं बेल्जियम और नीदरलैंड। तो बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों इसकी संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। आशा करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो भैया कृपया लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ शेयर और साझा भी कर दो। आपका कुछ नहीं जाता, इसमें मेरा फायदा हो जाता। कर दो भाई। धन्यवाद।